नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्कूल ऑनलाइन केशव स्कूल ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे पार्ट 2 की। इसका हमने पार्ट 12 तक अब तक मैंने वीडियो बना दी है। अगर किसी स्टूडेंट या किसी विद्यार्थी इनको नहीं देख पाया हो तो प्ले लिस्ट में जाकर इनको देख सकता है। तो हमने पार्ट 2 की चर्चा चल रही थी विश्व की प्रमुख जनजातियां। इसमें हमने एस्किमो जनजाति कंप्लीट कर ली थी। अब हम अगली जो जनजाति आती है बुशमैन, उसकी चर्चा करेंगे। तो बुशमैन के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि बुशमैन जनजाति है, इसको हम जिस तरह हमने पूरी एस्किमो जनजाति पढ़ी थी वैसे ही इस बुशमैन जनजाति को भी समझने का प्रयास करेंगे। अब बुशमैन के जैसे इसके अन्य नाम, यानी एक तो नाम हो गया बुशमैन, अन्य नामों की चर्चा करें अपन तो बुशमैन जिस तरह हमने एस्किमो को सेमोएड्स, टोंग, चकचकी ऐसे इनके अन्य नामों से उनको जाना था, ऐसे बुशमैन को भी बहुत सारे अन्य नाम होते हैं। जैसे इसको सान या सोन भी कहते हैं, एक रवि और एक बसारवा आदि। यानी इसके जो अन्य नाम है, एक तो बुशमैन हो गया, एक इसको सोन, रवि, बसारवा आदि नामों से इसको भी जाना जाता है। तो ये तो ये इसके नाम की बात। अब आगे हम चले निवास क्षेत्र, यानी बुशमैन कहाँ मिलते हैं। तो हम अगला टॉपिक है निवास क्षेत्र, यानी कहाँ निवास करते। तो एक पे दो के अन्य नाम, सेकंड टॉपिक रहेगा अपना निवास क्षेत्र। तो निवास क्षेत्र में हम बात करें तो बुशमैन मुख्यतः नाम सुना होगा आपने अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ पर इनका विस्तार है, अफ्रीका महाद्वीप में। अब अफ्रीका महाद्वीप में, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में नहीं, एक निश्चित एरिया है जहाँ पर ये मिलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिण, यानी 18 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण, 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में वो एक स्थान है जिसको कहते हैं बेचुआना लैंड में निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो एस्किमो ने बुशमैन का जो निवास क्षेत्र है वो हमें अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। अफ्रीका महाद्वीप तो बहुत बड़ा है, जैसे मैं यहाँ उदाहरण पे प्रयास कर रहा हूँ इसका मैप बनाने का। ये ऐसा अफ्रीका महाद्वीप है। अभी ऐसा अफ्रीका महाद्वीप में जो इसकी जो अक्षांश रेखा है निकली हुई है, जैसे ये 18 डिग्री दक्षिण की, ये पूरा महाद्वीप दक्षिणी इसमें दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है ज्यादातर, और ये है 24 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ 18 डिग्री और ये यहाँ 24 डिग्री। इसके बीच वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं बेचुआना लैंड, यानी इस वाले भूभाग में ये बुशमैन, एस्किमो ध्यान में आ रहा है क्योंकि हमने उसको इससे पहले उसी को पढ़ा था। अब बुशमैन कहाँ मिलते हैं, 18 डिग्री, और ये कौन से, यस यानी दक्षिण 18 डिग्री, ये 24 लिखता हूँ यहाँ पे, 18 डिग्री दक्षिण से लेकर 24 डिग्री दक्षिण में एक बेचुआना लैंड है, वहां पे इनका निवास स्थान मिलता है। अरे पूरा महाद्वीप क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। तो चित्र में भी समझ में आ गया होगा, मैंने लिखा अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिण में बेचुआना लैंड स्थित है, वहां पर बुशमैन जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो ये तो हुई इनके निवास क्षेत्र की
तो हमने एक निश्चित एरिया देखा इनका, बेचवाना लैंड में ये मिलते हैं, जिसकी भौतिक दशाएं देखे अक्षांश के हिसाब से तो 18 डिग्री दक्षिण से लेकर 24 डिग्री दक्षिण के बीच स्थित है। अब यहाँ इसके जो प्रमुख प्रदेश है, यानी इस क्षेत्र में भी अलग अलग जगहों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे प्रमुख प्रदेश, तो प्रमुख प्रदेशों में हम बात करें तो सबसे पहले नाम आएगा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, तो जो कालाहारी मरुस्थल में मुख्य रूप से आज वर्तमान में जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं कालाहारी मरुस्थल में ही मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ और भी देश है, जैसे अंगोला देश है, अंगोला अफ्रीका में पड़ता है, अंगोला देश, अंगोला। एक और है नामीबिया, नामीबिया, ये सब देश है। अंगोला भी देश है, नामीबिया भी देश है। एक और है बोत्सवाना, और एक है नाम सुना होगा आपने साउथ अफ्रीका को, या दक्षिणी अफ्रीका, ये भी देश है वहां पे अफ्रीका। यानी अंगोला भी देश, नामीबिया भी देश, बोत्सवाना भी देश और दक्षिण अफ्रीका भी देश। इसके अलावा एक क्षेत्र पड़ता है मरुस्थल वाला क्षेत्र, कालाहारी मरुस्थल, यानी ये प्रमुख प्रदेश है जहाँ पर बुशमैन जनजाति के लोग पाए जाते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, पूछा जाता है जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलते हैं, कालाहारी मरुस्थल में। और जहाँ पे बुशमैन निवास करते हैं उस भू क्षेत्र को कहते हैं बेचवाना लैंड, जिसमें अंगोला भी आता है, बोत्सवाना भी आता है, दक्षिण अफ्रीका भी आता है, नामीबिया भी आता है। तो ये हमने निवास स्थानों की चर्चा की। अब जो बुशमैन के जो निवास क्षेत्र है उनकी क्या विशेषता है, जिस पर हमने एस्किमो भी पढ़ा था, तो इन बुशमैन के निवास क्षेत्रों की विशेषता को करते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अपनी कॉपी में उतार लें। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हमने दो टॉपिक की चर्चा की है, एक तो इनके नाम की, एक निवास क्षेत्र की। अगला टॉपिक, अगर तीसरा टॉपिक हम बना रहे हैं तो वह है निवास क्षेत्रों की विशेषता, यानी जो बुशमैन जनजाति है इनके निवास क्षेत्रों की क्या विशेषता है। हमने जैसे एस्किमो में पढ़ा था कि वहाँ पे बहुत ठंड होती है, बर्फ ही बर्फ जमी होती है, तो ऐसे ही इनके निवास स्थानों को, यानी बुशमैन निवास स्थानों की भी कुछ विशेषता है। यानी बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्रों की विशेषता। अब इसको हम कह सकते हैं जलवायु भी कह सकते हैं कि वहाँ की क्या है जलवायु या भौतिक स्थिति। एग्जामर कुछ भी पूछ सकता है, यानी वो बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र की विशेषता लिखो, या जलवायु के बारे में बताओ, या भौतिक स्थिति के बारे में बताओ। तो हम इनके आधार पे ये कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति की विशेषता, जलवायु, भौतिक स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले इनकी हम ये लिखे कि जो वहाँ पे धरातल पाया जाता है वो धरातल उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ कहने का मतलब वहाँ जो धरातल मिलेगा वो कैसा रहेगा, समतल न होकर ऊबड़ खाबड़, कहीं समतल आ जाएगा, कहीं ऊंचा स्थान आ जाएगा, कहीं गहरा स्थान आ जाएगा, उसी स्थान को हम ऊबड़ खाबड़ कहते हैं। तो इनका जो धरातल होता है वो ऊबड़ खाबड़ होता है। और यहाँ की जलवायु शुष्क उष्णकटिबंधीय है। कहने का मतलब है धरातल की बात करें तो उबड़ खाबड़ है, जलवायु की बात करें उष्ण शुष्क और कटिबंधीय जलवायु, यानी गर्म वाला स्थान है। जैसे एस्किमो का ठंडा वाला था, इनका गर्म वाला स्थान है। यहाँ पर वर्षा की बात करें, यानी अगर वर्षा की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक, यानी साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
वार्षिक औसत है, यहाँ लिखता हूँ वार्षिक औसत है। तो कहने का मतलब है वर्षा की बात आई तो वहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जिस तरह हमारे राजस्थान में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो वहाँ कितने पानी की कमी रहती है, इसलिए वहाँ भी हमेशा पानी की कमी बनी रहती है। इसीलिए हमने एक नाम सुना कालाहारी मरुस्थल, तो मरुस्थल का विस्तार वहाँ पे पाया जाता है। तो ये तो वर्षा की बात होगी। अगर तापमान की बात करें, वर्षा कम होगी, मरुस्थल वाला इलाका है, तापमान की बात करें तो वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। वर्ष भर तापमान ऊंचा, यानी बहुत ज्यादा तापमान है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। फिर अगर बात करें तो वहां पे यूं कहा जाता है दिन में तापमान अधिक होता है और रात में तापमान कम हो जाता है। दिन में तापमान अधिक व रात में कम हो जाता है, हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम तापमान की बात करें तो वर्ष भर तापमान क्या रहता है, बहुत ज्यादा होता है। दिन में तापमान बहुत अधिक होता है और रात में तापमान दिन की अपेक्षा ठंडा हो जाता है। कारण यह है कि रेत होती है, रेत दिन भर सूर्य के तप से, यानी सूर्य की जो किरण होती है उससे दिन भर तप जाती है और तपने के बाद तापमान एंड टेम्परेचर बढ़ा देती है। रात में जब सूर्य अस्त होता है शाम को, तो धीरे धीरे वो रेत ठंडी हो जाती है और तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहने का मतलब है तापमान में हम बात करी कि तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। तो एक बात ये भी होती है, यहाँ लिख दूं मैं, तापमान में ही लिखता हूँ कि ग्रीष्म ऋतु लंबी व शीत ऋतु। जब ग्रीष्म ऋतु वर्ष भर तापमान ऊंचा रहेगा तो ग्रीष्म ऋतु कैसी रहेगी, लंबी रहेगी। और शीत ऋतु छोटी होती है, यानी अल्प होती है। ये बिल्कुल एस्किमो जनजाति के जस्ट उल्टा है। वहां पे शीत ऋतु लंबी थी और ग्रीष्म ऋतु छोटी थी। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी है और शीत ऋतु छोटी है। तो ये इनके तापमान से संबंधित बात होगी। अब अगर वहाँ वनस्पति की बात करें, यानी ये तो देखो हमने सबसे पहले धरातल की बात कर ली, फिर जलवायु की बात कर ली, फिर वर्षा की बात कर ली, फिर हमने तापमान की बात कर ली। अब उसके बाद अगर बात आए सामने कि वनस्पति की बात करें, यानी बुश्मैन जनजाति की वनस्पति के उन क्षेत्रों में कैसी वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति, तो वनस्पति में वहाँ वही पेड़ पौधों की कमी रहेगी, यानी वहां पर झाड़ियां अधिक मिलेगी क्योंकि शुष्क वाला स्थान है, पानी की कमी रहती है। तो उन क्षेत्रों में झाड़ियां ही मिलती है, झाड़ियां व घास के मैदान, मतलब वहां पर वनस्पति पर या तो घास या झाड़ियां ही मिलती है। अब जीव जंतु की बात करें अपन, नेक्स्ट देखो इनके कर्म, पहले तो धरातल की बात की, फिर दूसरी जलवायु की बात की, तीसरी वर्षा की बात की, चौथी हमने करी तापमान की, फिर हमने 5वें नंबर पे की वनस्पति की। अब बात आ जाए जीव जंतु की, यानी वहां पे किस प्रकार के प्राणी यानी जीव जंतु पाए जाते हैं। 6 नंबर पे जीव जंतु। तो जीव जंतुओं में जैसे हिरण, खरगोश, हिरण, खरगोश, इधर से सियार, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा, ये वहां पाए जाने वाले जीव है, जीव जंतु है। लकड़बग्गा, जिराफ, जेब्रा और एक मिलता है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, ये नाम सुना होगा। पक्षियों में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है। तो
ये हमने क्या पढ़ा, बुशमैन जनजाति की निवास क्षेत्रों की विशेषता यानी जलवायु या भौतिक स्थिति के बारे में हमने अभी अध्ययन किया। तो जीव जंतुओं की बात करें, मतलब शुरू से लेके धरातल कैसा है, उबड़ खाबड़ है, जलवायु कैसी है, उष्ण शुष्क होती है, वर्षा कैसी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तापमान हमेशा लंबा, मतलब तापमान हमेशा ऊंचा रहता है, रात में कम हो जाता है, वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है, शीत ऋतु छोटी होती है। वनस्पति की बात करें तो झाड़ियाँ और घास ही वहाँ पर मिलती है। फिर यहाँ पे हमने जीव जंतुओं की बात की जिसमें हिरण है, खरगोश है, शियार है, जंगली बिल्ली है, वन बिलाव है, लकड़बग्गा है, जिराफ, इधर से जेब्रा, शुतुरमुर्ग, आगे चल के शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनसे आभूषण भी बनाते हैं और बर्तन भी बनाते हैं। इसी हम उनकी आर्थिक क्रियाकलाप में चर्चा करेंगे। तो ये हमने तीसरा जो टॉपिक है अपना, पहला तो हुआ था इनके नाम, फिर इसके बाद इनके निवास क्षेत्र, और तीसरा हो गया इनकी विशेषता, यानी इनके निवास क्षेत्रों की विशेषता या जलवायु या भौतिक स्थिति कैसी है उनके बारे में। अगला हम जो टॉपिक लेंगे इनकी शारीरिक बनावट के बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे हमने ये किस तरह दिखते हैं। तो 4th नंबर पे हम ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। तो आगे हम चर्चा करते हैं 4th नंबर पे कि जो बुशमैन जनजाति है इनकी शारीरिक संरचना कैसी है, देखने में कैसे दिखते हैं। तो शारीरिक 4th नंबर पे शारीरिक संरचना, तो शारीरिक संरचना में सबसे पहले इनका संबंध कौन सी प्रजाति, जैसे हमने एस्किमो जनजाति में पढ़ा था, तो इनका भी किसी न किसी प्रजाति से संबंध है। तो इनका बुशमैन का एक प्रजाति है निग्रिटो, से संबंध है। यानी कहने का मतलब है कौन सी प्रजाति से संबंध है, निग्रिटो प्रजाति से, निग्रिटो प्रजाति से इनका संबंध है। और इनकी जो रंग कैसा होता है, इनका काला होता है। इनके जो बाल हैं वह छोटे, वह घुंघराले यानी मुड़े हुए। कद की अगर बात करें तो कद होता है नाटा, नाटे का मतलब होता है न तो छोटा और नहीं बड़ा, कद इनका नाटा होता है। इनके होठ व जबड़े बाहर नहीं निकले होते, हैं। इनकी शारीरिक संरचना के बारे में हमने पढ़ा कि कौन सी प्रजाति से इनका संबंध है, निग्रिटो प्रजाति से इनका संबंध है। रंग की बात करें तो इनका काला होता है, इनके बाल छोटे और घुंघराले होते हैं, कद इनका नाटा होता है, होठ और जबड़े इनके बाहर नहीं निकले हुए होते हैं। साथ में हम कह सकते इनके निक्तम, इनके जो शारीरिक संरचना में हम बात कर रहे थे, इनके जो निक्तम है वो भारी होते हैं। निक्तम क्या होता है, निक्तम भारी होते हैं। निक्तम का तात्पर्य होता है इनका जो पीछे का हिस्सा होता है उसको निक्तम कहते हैं। तो कहने का मतलब है ये इनकी शारीरिक संरचना की हमने बात कर ली। अब शारीरिक संरचना में ऐसे देखने को मिलते हैं जो मैंने लिखा। अब इनके 4th नंबर पे जो हम अगला टॉपिक लेंगे वो यही आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलाप में हम क्या वो आर्थिक क्रियाएं करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, यहाँ लिखता हूं अ नंबर पे भोजन।
भोजन नहीं, आखेट, यानी ये भी मुख्य रूप से आखेटक होते हैं, यानी शिकार ही करते हैं। तो आखेट इनका किस तरह ये करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले चर्चा हम करते हैं कि जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं मुख्य रूप से आखेटक होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट करते हैं। तो आखेट में ये यहाँ लिखता हूं, मुख्य रूप से यह आखेटक होते हैं जो शिकार करने की निम्न विधियों का प्रयोग या उपयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य है मुख्य रूप से आखेटक ही होते हैं और आखेट करने के लिए यानी शिकार करने के लिए ये विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं, यानी विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। अब मैं इनको ऊपर लिख रहा हूं, ये शारीरिक संरचना वाला, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं बोर्ड साफ करूंगा। कर लिया होगा आपने। तो विधियां कौन कौन सी, यानी शिकार करने के लिए वो क्या क्या अपनाते हैं। तो विधियों की बात कर रहे थे, यानी शिकार की क्या विधियां। तो पहली विधि का हम चर्चा करते हैं, जिसे हमने एस्किमो में किया था कि उनकी शीतकालीन वसंतकालीन दो प्रकार की वो आखेट करते थे। ऐसे ही इनकी विधियों में ये क्या करते हैं, शिकार को गड्ढे में गिराकर, यानी पहली विधि तो ये अपनाते हैं, शिकार को गड्ढे में गिराकर, यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा खोल लेते हैं जो गहरा होता है और उसके ऊपर ये कुछ भी घास फूस या पेड़ों की टहनियों से उनको ढक लेते हैं, और जानवर जैसे वहां कोई शिकार आता है उस गड्ढे में वो गिर जाता है, यानी उसके आसपास वो चारा डाल देते हैं, उस चारे को खाने के लिए वो आता है और उस गड्ढे में वो गिर जाता है। पहली विधि यही होगी कि शिकार को वो गड्ढे में गिराकर उसका शिकार करते हैं। दूसरी विधि की अगर हम बात करें तो वह विषाक्त जल, यानी विषाक्त जल पिलाकर शिकार करते हैं, यानी कहने समझ में आ गया होगा क्या करते हैं। दूसरी विधि में वो विषाक्त, यानी जो खाने पीने की चीज होती है या पानी होता है, पानी की कमी होती है वहां पे, अब जानवर पानी की तलाश में आता है तो ये कुछ पानी का बर्तन रख देते हैं और उसमें कुछ विषयुक्त चीज, मतलब कोई भी पदार्थ उसमें दवा वगैरह उसमें मिला देते हैं, जिससे शिकार उसको पीकर वहीं अचेत हो जाता है। तो एक विधि तो ये अपनाते हैं। फिर तीसरे नंबर की विधि फंदा लगा के, यानी फंदे में फंसाकर शिकार करते हैं। कहने का तात्पर्य है जमीन पे वो कुछ मतलब रस्सी वगैरह से वो क्या करते हैं, एक फंदा लगाते हैं और उसको जमीन पे रख देते हैं और उसको ढक देते हैं और उसके आसपास वो चारा डाल देते हैं। जैसे ही शिकार आता है और उसका पैर या उसका शरीर या कोई भी अंग उस फंदे में आता है तो वो तुरंत उसको खींच लेते हैं, जिससे वो अंग उसमें कस जाता है और वो वहां का वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है, यानी भागने का प्रयास नहीं कर सकता क्योंकि वो बंध जाता है। तो फंदा डालकर वो उसका शिकार करते हैं। एक और विधि है, यानी हमने एक तो गड्ढे में गिराकर, दूसरी हमने लिखा विषाक्त जल पिलाकर,
एक हमने इसका लिखा गड्ढे मतलब एक हमने लिखा फंदा डालकर, एक है कीचड़ में धंसा कर, यानी दलदल जंगल है वहां दलदल होता है, तो एक है कीचड़ में धंसा कर शिकार करते हैं। यानी ये 4 विधियां अपनाते हैं। एक तो गड्ढे में गिराकर, एक विषाक्त जल पिलाकर, एक तो गड्ढे में गिराकर, एक विषाक्त जल पिलाकर, एक फंदे में फंसाकर शिकार करते हैं, एक कीचड़ में धंसाकर वो शिकार करते हैं। तो ये शिकार करने की उनकी विधियों की हमने चर्चा कर ली। अब आगे हम पढ़ते हैं आर्थिक क्रियाकलाप में ही। ये तो शिकार वाला तो था, अ वाला देखो पॉइंट बनते रहेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले तो आके, फिर दूसरे नंबर पे ब, यानी दूसरे नंबर पे चर्चा करेंगे भोजन की। तो भोजन की चर्चा करते हैं। देखो कहा जाता है उसमें सर्वभक्षी होता है, यानी उसको जो मिलता है यानी सभी को वो खाता है। सर्वभक्षी यानी सर्वभक्षी का मतलब होता है हर चीज खाने वाला। सर्वभक्षी का मतलब होता है हर चीज खाने वाला, सर्वभक्षी होता है और खाता भी ज्यादा है। देखो बुशमैन लोग हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूं खाता भी ज्यादा है, यानी एक तो सर्वभक्षी यानी जो मिलेगा जो सामने आएगा उसको खा जाएगा, फिर खाता भी सबसे ज्यादा है। यानी एक आदमी कहा जाता है, देखो एक यूं भी कहा जाता है कि एक बुशमैन एक भेड़ को आधी खा जाता है, आधी खा जाता है। देखो आपको सुनने में आश्चर्य जो हो रहा होगा, इसके पीछे भी कारण है। सबसे पहले तो सर्वभक्षी होते हैं, यानी जो भी इनको मिलता है उसको खा जाते हैं, खाने में भी ये ज्यादा खाते हैं। और कहा भी जाता है एक बुशमैन एक भेड़ को आधी खा जाता है, यानी एक ही व्यक्ति ही एक भेड़ को आधी खा जाता है। तो इसके पीछे कुछ कारण है। देखो वहाँ की जलवायु कैसी है, हमने पढ़ा उष्ण कटिबंधीय, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है साल भर, मतलब वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु ही रहती है। तो वहाँ जो भी चीज होती है अगर वो उसको मतलब इन्होंने कोई शिकार किया, अगर वो बच जाएगा तो वो सुबह खाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि गर्मी इतनी रहती है कि वो खराब हो जाएगा। तो वो उसको शेष ही नहीं बचाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये शेष रहेगा तो ये सुबह तक हम इसको नहीं खा पाएंगे, तो उसको क्या करते हैं वो खा जाते हैं। तो कहने का मतलब है वहाँ की जलवायु के अनुसार वह भोजन अधिशेष, यानी भोजन अधिशेष मतलब भोजन को बचाते नहीं है, पूरा जो भी है वो खाना है, खत्म करना है, फिनिश करना है। यानी कहने का मतलब है वहां की जलवायु के अनुसार वह भोजन को अधिशेष रखने में विश्वास नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य है वो देखो हमने यहाँ पढ़ा खाता ज्यादा है, खाता ज्यादा क्यों है, मतलब अधिक क्यों खाता है वो, उसके पीछे कारण है वहाँ की जलवायु ऐसा है कि उसको जो भी शिकार मिलता है वो उसको क्या करता है, उसको फिनिश करना होता है, क्योंकि सुबह तक नहीं रहेगा या शाम तक नहीं रहेगा, गर्मी इतनी पड़ती है वो खराब हो जाएगा, तो वो खाता भी ज्यादा यानी खत्म कर देता है। तो भोजन में देखा जाए तो वो सबसे पहले तो एक बात ध्यान में सर्वभक्षी यानी जो सामने आता है उसको खा जाता है, और वो खाने की मात्रा यानी बहुत ज्यादा होती है। कहा भी जाता है एक भेड़ को एक बार में वो आधी खा जाता है। ऐसा क्यों करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी, हमने आगे पढ़ा उष्ण कटिबंधीय है। देखो गर्मी में आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ भी कि गर्मी में भी हम सुबह का शाम को नहीं खाते, क्यों, क्योंकि गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ती है तो खाने पीने की चीजें ऐसी होती है वो खराब हो जाती है। तो ये भी वही करते हैं, वहाँ की जलवायु के अनुसार वो अधिशेष नहीं रखते, यानी जो मिला उसको खाना ही खाना है, यानी वो अगले दिन खाने के लायक ही नहीं रहेगा, इसलिए वो अधिशेष नहीं रखते। और इनके जो भोजन में अगर प्रमुख इनका जो भोजन में क्या क्या चीजें आती है, जैसे प्रमुख भोजन में एक तो शहद होता है,
शहद होता है, बेर होते हैं, पेड़ों की जड़ें होती है, एक मछली में शामिल है, यानी ये चीजें उनके भोजन में शामिल है, यानी वो शहद, बेर, पेड़ों की जड़ें, मछली और आदि चीजों को उनके भोजन में सम्मिलित किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो एस्किमो है उनका प्रिय भोजन कौन सा था, पढ़ा था हमने सील मछली। इस प्रकार इनका भी प्रिय भोजन, ये तो उनके भोजन में शामिल होने वाले हैं सभी, लेकिन उनका प्रिय भोजन यानी जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, प्रिय भोजन। तो प्रिय भोजन यानी जिसको सबसे ज्यादा खाने में वो अपनी रुचि दिखाते हैं, प्रिय भोजन में एक तो है चींटियां व दीमक, यानी प्रिय भोजन मतलब बुशमैन का प्रिय भोजन क्या है, चींटियां व दीमक। ऐसे एस्किमो का सील मछली थी, ऐसे बुशमैन का चींटियां और दीमक है। और उनके भोजन की बात करें तो भोजन में शहद, बेर, पेड़ों की जड़ें और मछली शामिल है। सर्वभक्षी होते हैं, खाते ज्यादा है, एक डेढ़ आदि खा जाते हैं। कहने का मतलब है वहां की जलवायु ऐसी है, उन्हें खाना पड़ता है। तो आज हमने भोजन की मतलब यहाँ तक चर्चा कर ली। देखो हमने मतलब बुशमैन जनजाति के उनके अन्य मतलब उपनाम यानी अन्य नाम, उनके निवास क्षेत्रों की विशेषता, उसके बाद उनकी शारीरिक संरचना, फिर इसके बाद हमने आर्थिक क्रियाकलाप में 2 पॉइंट पढ़ लिए। एक तो उनका मतलब आखेट और फिर दूसरा पढ़ा हमने भोजन। आज इतना ही, अगले नेक्स्ट पार्ट में हम फिर जल्दी से मिलेंगे। धन्यवाद।